आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 29 अक्टूबर 2025। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे गजा में फिर बरपा कहर, इसराइल के हमलों में 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइली हुकूमत में उठे बगावत के सुर, फुल स्केल जंग न शुरू करने पर हुकूमत गिरा देने का अल्टीमेटम। इसराइल की अदालत में हरेदी यहूदियों ने की बगावत, कहा मर जाएंगे लेकिन आईडीएफ में नहीं जाएंगे। इसराइली डिफेंस मिनिस्टर की खुली धमकी, कहा हमास के सूट बूट वाले लीडर्स अब महफूज नहीं। क्या फिर से कतर पर करेगा हमला? पाकिस्तान ने दी धमकी, कहा बातचीत खत्म, अब तालिबान को मिटा डालेंगे। ईरान का ऑपरेशन सफाई, पूरा टेररिस्ट ग्रुप पकड़ा गया। और रूस ने किए 396 हमले, जवाब में यूक्रेन ने क्रीमिया में कर दिया बड़ा नुकसान। शुरुआत करते हैं इस शो की। खबरें बेहद अहम और बड़ी हैं। गजा की खबरें ज्यादा होंगी। गजा की मिट्टी में फिर लहू बहा है। पिछले 12 घंटों में इसराइली हमलों में 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 35 बच्चे भी शामिल हैं। गजा सिविल डिफेंस का कहना है कि अब तो बस एक ही मांग है कि फौरन और मुकम्मल सीज फायर हो जाए, साथ ही ईंधन और मदद के लिए इंसानी गलियारे खोल दिए जाएं। इधर वॉशिंगटन से ट्रंप ने फिर वही बात दोहराई कि इसराइल ने हमास को जवाब दिया है और सही किया है। ट्रंप ने 100 लोगों की शहादत के बावजूद भी यही कहा कि सीज फायर खतरे में नहीं है, हाँ बस हमास को ठीक से पेश आना होगा। क्या ट्रंप बता पाएंगे कि जो 35 बच्चे पिछले कुछ घंटों में कत्ल कर दिए गए, वो अपने बिस्तर में कौन सा हथियार लेकर लेटे हुए थे जिससे इसराइल को खतरा था? उधर गजा के खंडहरों में इसराइली प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें डालते हुए बुलडोजर चला रहे हैं। फलस्तीनी ह्यूमन राइट्स ग्रुप का कहना है कि ये मलबे से मुनाफा कमा रहे हैं और ये मुनाफा एक जुर्म है। उन्हें मलबा चाहिए है और मलबा वो गजा में पैदा कर रहे हैं मकान गिरा के। ये थी कुछ मिक्स्ड अपडेट्स और अब खबरें जो हैं वो सिलसिलेवार तरीके से सुनिए। गजा में सीज फायर है या कत्ल फायर? 100 से ज्यादा लाशों के बाद इसराइल बोल रहा है अमन कायम है, और इसीलिए हम ये सवाल कर रहे हैं कैसा अमन है ये? गजा में खून की बारिश के बाद इसराइल ने फिर से ऐलान किया है कि हमने सीज फायर बहाल कर दिया, अब सीज फायर, अब हमले नहीं करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले 12 या 14 घंटों में 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए, 35 बच्चे इसमें शामिल हैं। इसराइली बमबारी में औरतें बुजुर्ग भी शहीद हुए हैं। इसराइली फौज ने जारी करके बयान ये कहा है अब कि हमास की तरफ से सीज फायर तोड़ने पर हमने दर्जनों टारगेट्स और दहशतगर्दों को निशाना बनाया और अब समझौते को फिर से लागू किया जा रहा है। तो ये बच्चे और ये जो थे बुजुर्ग और औरतें क्या जामुन खा के मर गए? मतलब पहले कब्रिस्तान बना दिया और फिर कहा अब अमन है। वाह। गजा के सिविल डिफेंस एजेंसी और अस्पतालों ने बताया कि सिर्फ आधे दिन में 12 घंटों में 101 बॉडीज लाई गई हैं, जिनमें औरतें, बच्चे और बुजुर्ग भी थे। गजा के डॉक्टर्स के मुताबिक 5 बड़े अस्पतालों में बॉडीज और जख्मियों की कतारें लगी हैं और इसराइल इसे सीज फायर की नई शुरुआत कह रहा है। ये कितनी बेशर्मी भरी बात है। अब इसराइल की सियासत में जो बगावत उठ रही है उसे समझ लीजिए। सियासत में फिर बगावत की बू आ रही है इसराइल के अंदर से, और इस बगावत की बस एक डिमांड है, एक ही डिमांड, कि गजा को तबाह कर दो तो बस हम ठीक हैं। बेन गुविर ने नेतन्याहू से कहा है कि अब जब हमारा एक सिपाही, एक फौजी मारा ही गया है तो नरमी क्यों, पूरी जंग फिर से शुरू करो, टोटल वॉर होनी चाहिए, गजा को, हमास को मटिया मेट कर दो। इसराइली हुकूमत के इंतहा पसंद यानी कट्टरपंथी मिनिस्टर इतमार बेन गुविर ने नेतन्याहू पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि सीज फायर पर लौटना एक बुज़दिलाना फैसला है। उसने कहा कि हमास को मिटाना ही असली मकसद था और अब नेतन्याहू पीछे हटता है तो ये हुकूमत रहने के काबिल नहीं, यानी इसे गिरा दिया जाएगा। ये वो क्यों कह रहा है? क्योंकि अभी बताया ना, आईडीएफ ने कहा कि नहीं अब सीज फायर है। 100 से ज़्यादा लोग मर गए लेकिन अब सीज फायर फिर से लागू हो रहा है, तो ये धमकी दे रहा है। ये कह रहा है सीज फायर मत करो। इसराइली फौज के बीच गुस्सा और हुकूमत के अंदर दरारें ये साफ कह रहे हैं कि गजा की मुकम्मल तबाही के लिए बेचैन इसराइल की सियासत भी दो फाड़ होने लगी। ये चाहती है गजा तबाह हो जाए पूरा, जो बचा है वो भी। नेतन्याहू पर अंदरूनी और फौजी दबाव बढ़ रहा है। कई मिनिस्टर्स की जोरदार मांगे अब सीधे उसकी नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। गजा की राह के बीच ये सियासी तकरार भी आगे के फैसलों को एक खतरनाक मोड़ दे सकती है। अगर नेतन्याहू अपनी पॉलिटिक्स के प्रेशर में आ गया तो गजा में अभी और कत्ल गारत हो सकता है।
इसराइल में एक और किस्म की बगावत भी समझ लीजिए, यह है दूसरी बगावत। तेल अवीव की एक अदालत के अंदर से बगावत की आवाज़ें उठी हैं आज 29 अक्टूबर में। हाई कोर्ट की सुनवाई के दौरान कई यहूदी हरेदी नौजवानों ने नारा लगाया, हम मर जाएंगे लेकिन फौज में नहीं जाएंगे, हम आईडीएफ में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि डर लग रहा है अपनी मौत हो जाएगी, हम मारे जाएंगे जंग में। मामला था अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों की फौज में भर्ती को लेकर। कोर्ट के अंदर हंगामा मच गया। सिक्योरिटी ने 2 लड़कों को हथकड़ी लगाकर बाहर निकाला। ये वही हरेदी तबका है जो बरसों से कहता आया है कि हम तो तोहरा के सिपाही हैं, हम तो मजहबी सिपाही हैं, हम हथियार नहीं उठाएंगे, हम आईडीएफ में नहीं जाएंगे। अब ये नारा अदालत की दीवारों में गूंजा है और सियासत में सवाल उठ गया है कि क्या इसराइल अपने ही समाज में एक अलग जंग की कगार पर खड़ा है। दरअसल हरेदी यहूदी अब तक फौज में जाने से इसलिए बचते रहे क्योंकि उन्हें फौज में भर्ती होने से छूट मिली हुई थी कि भाई ये तो इबादत गुजार लोग हैं, इनको छोड़ो। लेकिन आईडीएफ में फौजियों की कमी से अब इन लोगों को भी ज़बरदस्ती फौज में ठूसा जा रहा है। इसके लिए बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया, बिल लाया गया। क्या ये बात इस तरफ इशारा नहीं करती कि इसराइल ने बड़े लेवल पर हुए अपने फौजी नुकसान को छुपाया है, इसीलिए अब हरेदी भी फौज में भर्ती किए जा रहे हैं? क्योंकि जब कमी बड़ी होती है तो उसे बहुत सी जगहों से पूरा किया जाता है। आप क्या सोचते हैं? एक और खबर समझ लीजिए, हमास के लीडर्स पर खतरा मंडरा रहा है। इसराइल की सीज़फायर की डेफिनेशन कुछ और है। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर, जिसका नाम इसराइल काट्स है, उसने धमकी दी है कि हमास का कोई भी लीडर अब महफूज नहीं रहेगा, ना सूट में ना सुरंगों में। माना जा रहा है कि ये सूट का मतलब है कि कतर या दूसरे मुल्कों में रहने वाले हमास के पॉलिटिकल विंग के लीडर्स अब फिर निशाना बनाए जा सकते हैं। कैट्स का दावा है कि राफा में अपने एक फौजी की कल हुई मौत के बाद इसराइल ने दर्जनों हमास कमांडर्स और उनके दर्जनों ठिकाने उड़ा दिए, जबकि गजा के अस्पताल बता रहे हैं कि इसराइल की इस जंग जैसे खौफनाक हमलों से सबसे ज़्यादा औरतें और बच्चे ही शिकार बने हैं, उन्हीं की जान गई है। जंग जैसा खौफनाक हमला, वरना 100 लोग कुछ ही घंटे में शहीद कर दिए जाएं। गजा की जंग के साये में अब इसराइल की फौज के अंदर से टूटन और बगावत की खबरें आ रही हैं। इसराइल के सरकारी ब्रॉडकास्टर कान की रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला है कि सिर्फ 18 महीनों में 279 इसराइली सिपाहियों ने खुदकुशी की कोशिश की। खुदकुशी नहीं की, खुदकुशी की कोशिश की, और इन जो तादाद थी इसमें से 36 की मौत हो चुकी है। ये रिपोर्ट नेसेट रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सेंटर की है और इसमें ये कहा गया है कि फौज के अंदर खतरनाक हद तक मेंटल प्रेशर और मायूसी बढ़ रही है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि गजा में जारी बर्बर जंग ने इसराइली फौजियों को ज़हनी तौर पर तबाह कर दिया है, बीमार कर दिया है। वो हर वक्त डर के साए में जीते हैं। अब पाकिस्तान की तरफ से आई एक तगड़ी धमकी सुन लीजिए। कहा है कि तालिबान को मिटा डालेंगे। इस्तांबुल में हुई बातचीत टूट गई और जवाब में इस्लामाबाद ने गरजते हुए कहा कि अब बातचीत का दौर खत्म, अंजाम की बात हो सकती है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने साफ किया कि बातचीत बेअसर रही। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान को तालिबान को पूरी तरह मिटाने के लिए अपना पूरा ऑपरेशन चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और ताकत दिखाने भर से ही वो उन्हें पीछे धकेल देगा। ये वो तालिबान नहीं जो अफगानिस्तान के हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये वो तंजीम है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो लगातार पाकिस्तान में घुसकर वहाँ के लोगों और फौज पर हमला करती है। इसी के खिलाफ ही तो हमले किए थे अफगानिस्तान, लेकिन छिड़ गई अफगानिस्तान की तालिबान और फौज से जंग, कॉन्फ्लिक्ट। तो अब दोनों ममालिक में फिर से टेंशन बढ़ रही है। हाँ, पाकिस्तान का इल्ज़ाम ये है कि अफगान हुकूमत इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है और ना वादा किया, इसलिए अब हमले हम खुद करेंगे। अब ईरान को मिली बड़ी कामयाबी सुन लीजिए। सरहद पर दहशतगर्द गिरोह का सफाया कर दिया, कई गिरफ्तार हुए। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक पेचीदा और फैसलाकुन ऑपरेशन में जैश उल अदल नामी दहशतगर्द तंजीम के एक सेल को मशरकी ईरान में उसके अड्डे से पकड़ लिया। ये वही गिरोह है जिसने पिछले साल ईरानी अफसरों पर हमला करके कई को शहीद किया था। सिक्योरिटी सोर्सेस के मुताबिक
इस गिरोह ने अक्टूबर-नवंबर 2024 में ताफ्तान काउंटी में 2 पुलिस पेट्रोल टीमों पर हमला किया था, जिसमें 10 ईरानी पुलिस और फौजी अफसर शहीद हुए थे। पकड़े गए एक टेररिस्ट ने इकरार किया है कि उसने पाकिस्तान में जैश-उल अदल के अड्डे पर 10 दिन की ट्रेनिंग ली थी। ईरान लौटते वक्त उन्हें क्लाशनिकोव राइफलें और एक मोबाइल फ़ोन दिया गया था, जिसके ज़रिए हुसैन नाम का एक शख्स उनसे कांटेक्ट रखता था, जो गिरोह और टीम के बीच की कड़ी भी था, लिंक भी था। ईरानी सिक्योरिटी एजेंसियों ने कहा है कि ऐसे टेररिस्ट नेटवर्क्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा ताकि मुल्क की सरहदी इलाकों में अमन और इस्तेकाम कायम रखा जा सके। रूस ने यूक्रेन के साउथ ज़ापोरिज़िया इलाके में 15 बस्तियों पर 396 हमले किए, 396, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और 3 जख्मी हुए। अब इन 15 बस्तियों को आप 15 गांव भी कह सकते हैं। उधर यूक्रेनी खुफिया एजेंसी SBU के जरिए कंफर्म किया गया है कि यूक्रेन ने रूसी कब्जे वाले क्रीमिया में 2 तेल डिपो पर हमला किया और वहां मौजूद रूसी फौजी साजो सामान को तबाह कर दिया। दोनों तरफ से हमलों का ये नया सिलसिला दिखाता है कि जंग भले थमी नहीं है, लेकिन अब यूक्रेन रूस के अंदर तक वार करने की पोजीशन में आ चुका है। चलते चलते एक खबर शाम से भी यानी सीरिया से भी। रशिया और सीरिया के डिफेंस मिनिस्टर्स ने कल एक बड़ी अहम बातचीत की है मॉस्को में, यानी सीरिया के डिफेंस मिनिस्टर मॉस्को गए थे। अभी आपको याद होगा कि जुलानी भी मिले थे और अब सीरिया के डिफेंस मिनिस्टर गए हैं और वहाँ पर 2 अड्डे हैं जो रूस के अब भी हैं। और अहमद अल-शरा ने वादा किया है कि जो पहले से बने हुए हैं हम लोगों के मुआहदे, चाहे बशर ने क्यों, हम उसे निभाएंगे। यानी अब वहाँ पर रूस किस तरीके से अपने जो मिलिट्री अड्डे हैं उनमें अपने काम कर सकता है, या उसे बढ़ा सकता है या घटा सकता है, इसको लेकर दोनों ममालिक के डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच मीटिंग हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।